दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2009 में आई बॉलीवुड मूवी कमीने। फिल्म की शुरुआत होती है तो जुड़वा भाइयों से, चार्ली शर्मा और गुड्डू शर्मा, जो मुंबई के गलियों में पले बड़े हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में ज्यादा बनती भी नहीं है और दोनों काफी सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। गुड्डू हकला के बोलता है और चार्ली सर को वो बोलता है। चार्ली जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ उसका जुड़वा भाई गुड्डू एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार आदमी है, जो एड्स अवेयरनेस के लिए एक एनजीओ में काम करता है और साथ में पढ़ाई भी करता है। चार्ली को जिंदगी में शॉर्टकट लेना पसंद है और वो रेस कोर्स में सट्टेबाज बनना चाहता है और खुद की बुकिंग विंडो खोलना चाहता है। लेकिन फिलहाल तो वो 3 बंगाली क्रिमिनल भाइयों के लिए काम करता है, जिनका नाम है मुजीब, सुमन और मिखाइल, जो घोड़ों की रेस फिक्स करते हैं। इन तीनों बंगाली भाइयों में से तीसरा भाई मिखाइल चार्ली का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। एक दिन चार्ली एक घोड़े पे सट्टा लगाता है, जिसमें उसने अपने पिछले 5 साल की कमाई 1 लाख रुपए लगाई थी। वो रेस फिक्स थी, लेकिन जॉकी ने वहाँ पे उसे डबल क्रॉस किया और चार्ली अपने सारे पैसे हार गया। उसे ये शॉर्टकट बहुत ही महंगा पड़ा। अब वो उस जॉकी से बदला लेना चाहता था, जिसके लिए वो इसे जुड़े एक आदमी को पकड़ के उसे बहुत डरा के धमका के उस धोखा देने वाले जॉकी का नाम पता कर लेता है, जिसका नाम था फ्रांसिस। चार्ली को पता चलता है कि फ्रांसिस शहर के एक महंगे होटल में ठहरा हुआ है, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो देखता है कि फ्रांसिस एक दूसरे जॉकी के साथ मिलके अगली रेस फिक्स कर रहा था। अब उसी होटल में 2 करप्ट पुलिस वाले लूपो और लेले 3 ड्रग डीलरों को मारते हैं और कोकेन से भरा एक गिटार केस कलेक्ट कर लेते हैं, जिसे उन्हें खतरनाक ड्रग माफिया ताशी तक पहुंचाना था। उसी दौरान उसी होटल के एक कमरे में वो दूसरा जॉकी फ्रांसिस को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए आता है और फ्रांसिस से कहता है कि कल रेस कोर्स जाने के लिए हम तुम्हें 1 बजे पिक करेंगे, क्योंकि बंगाली ब्रदर्स हमें पागल कुत्तों की तरह शहर में ढूंढते फिर रहे हैं, इसलिए तुम रूम के बाहर मत निकलना। तुम्हें जो चाहिए वो रूम में ही मिल जाएगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। फ्रांसिस जब रूम के अंदर आता है तो देखता है कि चार्ली और उसका दोस्त उसके रूम में मौजूद है। चार्ली फ्रांसिस को बहुत मारता है और उसे कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। चार्ली का दोस्त फ्रांसिस के सामान की तलाशी लेता है और वो कहता है कि इसके पास तो कुछ ही पैसे हैं, तो चार्ली उसे फ्रांसिस का एटीएम कार्ड लेने के लिए कहता है। इधर वो दूसरा बोकी फ्रांसिस को उसके रूम तक छोड़ के जाने के बाद उसके आदमी से कहता है कि वो फ्रांसिस को एक गन दे के आए, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता, और वापस अपने आदमी को बेसमेंट पार्किंग में मिलने के लिए कहता है। यहाँ रूम में चार्ली का फ्रेंड होटल की चीजें बैग में भर रहा था, तभी वहाँ वो दूसरे जॉकी का आदमी फ्रांसिस को गन देने आता है। अब डोरबेल का आवाज सुन के चार्ली और उसका दोस्त बहुत डर जाते हैं और दरवाजा ओपन करके फ्रांसिस को उनके ऊपर ढकेल के भागने लगते हैं। यहाँ पर उसी वक्त वो तो करप्ट पुलिस वाले लूपो और लेले कोकेन से भरा गिटार लेके होटल के बेसमेंट पार्किंग में पहुँच के उस केस को गाड़ी में रखते हैं, और दूसरी तरफ चार्ली और उसके दोस्त भी भागते भागते होटल की पार्किंग में पहुंचते हैं, जहां पर वो दूसरा जॉकी उन्हें देख लेता है और उन पर गन फायर करना शुरू कर देता है। तो चार्ली और उसके दोस्त खुद को बचाने के लिए वहां खड़े लूपो और लिले को ढकेल के उनकी गाड़ी छीन के होटल से निकल जाते हैं। उस वक्त तक उनको पता नहीं था कि उन्होंने पुलिस वालों की गाड़ी छीनी है। थोड़ी दूर आने के बाद वो डरते डरते एक पुलिस चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, लेकिन वहाँ का पुलिस वाला उन्हें देखकर सलाम करता है। ये देख के चार्ली का दोस्त उसे पूछता है कि क्या तू उस पुलिस वाले को जानता था, तो वो कहता है कि नहीं। वो दोस्त से कहता है तो फिर उस पुलिस वाले ने तुझे सलाम क्यों किया। उन्हें शक होता है और चार्ली के दोनों दोस्त नीचे उतर के वो गाड़ी देखते हैं और देखते ही चार्ली को वही छोड़ के भाग जाते हैं। चार्ली भी उस गाड़ी को एक जगह रुकाकर चेक करता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि वो मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल की गाड़ी है, और वो ये भी देखता है कि उसमें कोकेन से भरा एक गिटार केस है। पहले तो चार्ली किसी लफड़े में ना पड़ने के लिए सभी वही छोड़ के जाने वाला था, लेकिन अपना सपना शॉर्टकट तरीके से पूरा करने के लिए वो उस गिटार केस को लेके भाग जाता है उसे बेचने के लिए। इधर उस होटल की बेसमेंट पार्किंग में सभी पुलिस वाले और फॉरेंसिक वाले पहुंच जाते हैं।
पुलिस वालों को वहाँ उन तीनों ड्रग डीलर्स की लाशें भी मिलती है, जिसे देख के उन्हें लगता है कि वहाँ शायद बहुत बड़ी डील हो रही थी, क्योंकि कुछ फ्लोर्स के सिक्योरिटी कैमरास भी डैमेज किए गए थे। उसी वक्त लोबो और लेले को ड्रग माफिया ताशी के आदमी का फोन आता है, जो उसे कोकेन डिलीवरी के बारे में पूछता है। तो लोबो उसे यहाँ हुए हादसे के बारे में बताता है और कल सुबह 8 बजे तक गिटार डिलीवरी करने का टाइम मांगता है। इधर एक पुलिस टीम को चार्ली ने भगाई हुई गाड़ी मिल जाती है। जब लोबो और लेले वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी में से कोकेन से भरा हुआ गिटार मिसिंग है। अब लोबो और लेले किसी को ये भी नहीं बता सकते थे कि उस गाड़ी में कोकेन था और अब वो मिसिंग है। तो वो दोनों उस होटल के दूसरे फ्लोर्स के सिक्योरिटी कैमरास चेक करते हैं तो उन्हें उस पे चार्ली दिखाई देता है और वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ चार्ली के जुड़वा भाई गुड्डू की गर्लफ्रेंड स्वीटी गुड्डू को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे कहती है कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन गुड्डू उसे मना कर देता है कि वो उसे अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसकी इतनी औकात भी नहीं है कि वो खुद को पाल सके, तो वो बच्चे को कैसे पालेगा और मेरे लाइफ के अलग प्लान्स हैं। तब स्वीटी उसे बताती है कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन सुनील भोपे की सगी बहन हूँ। दरअसल सुनील भोपे एक ऐसा राजनीतिक गैंगस्टर है जो मुंबई में आकर बसे दूसरे प्रदेश के लोगों को वहाँ से भगाना चाहता है। वो एक कट्टर महाराष्ट्रियन है। अभी उसे उसके एक आदमी गणेश से पता चलता है कि स्वीटी 1 महीने से कॉलेज नहीं गई और वो स्वीटी के प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखाता है। भोपे उस लड़के का नाम और पता पूछता है तो गणेश उसे बताता है कि लड़के का नाम है गुड्डू, जो नवी मुंबई में रहता है। दरअसल भोपे के आदमी स्वीटी पर नजर रखते थे, इसलिए उन्हें यह सब पता चल गया था। भोपे अपनी बहन की करतूत से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे मारने जाने लगता है। तभी उसका आदमी गणेश उसे समझाता है कि आज आपका लाइव इंटरव्यू है और आगे कहता है कि मैं इस मामले को संभाल लूंगा। इधर गुड्डू स्वीटी के साथ शादी के लिए मान जाता है तो स्वीटी पंडित को फोन करके आज रात 8 बजे शादी करवाने के लिए बुलाती है। यहाँ भोपे के आदमी गुड्डू के कॉलेज पहुँचते हैं गुड्डू का पता करने के लिए। तभी उनमें से एक गुंडे को कंप्यूटर स्क्रीन में स्वीटी और गुड्डू की फोटो दिखाई देती है और वो उसे पहचान लेता है कि वो चार्ली का भाई गुड्डू है और वो यही बात गणेश को भी बताता है। तो गणेश फोन पे भोपे को गुड्डू के बारे में बताने लगता है, जो उस वक्त अपने इंटरव्यू के लिए मेकअप कर रहा था। गणेश भोपे को बताता है कि लड़का अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा ये है कि लड़का भला है, एनजीओ में नौकरी के साथ पढ़ाई भी करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और आज उनकी शादी भी है और मैं वही जा रहा हूँ। तो भोपे उसे कहता है कि वहाँ पहुँच के मेरी स्वीटी से बात करवा देना। इधर गुड्डू शादी के लिए रेडी हो जाता है और स्वीटी भी गुड्डू और अपने लिए आज रात की मतलब शादी के बाद की काठमांडू नेपाल के लिए फ्लाइट बुक करती है। थोड़ी देर में दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती है और इसी बीच भोपे के आदमी शादी में घुस जाते हैं। इधर सुनील भोपे का इंटरव्यू शुरू हो जाता है। वो रिपोर्टर्स को कहता है कि मैं इंटरव्यू मराठी में ही दूंगा। तभी उसे स्वीटी का फोन आता है तो वो स्वीटी को इमोशनली ब्लैकमेल करके वापस आने के लिए कहता है। दरअसल भूपेन ने स्वीटी की शादी वहाँ के एक लोकल बिल्डर के बेटे से तय कर दी थी, जिसके बदले में वो बिल्डर भूपे को 5 करोड़ रुपए देने वाला था। स्वीटी अपने भाई को बताती है कि वो उस बिल्डर के बेटे को पसंद नहीं करती, तो भूपे उसे गुड्डू के बारे में पूछता है कि कौन है वो और कहाँ से है वो। ये सुनते ही स्वीटी फोन को काट देती है, लेकिन वहाँ मौजूद भूपे के आदमी गणेश को पता चल जाता है कि गुड्डू उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है और उसका सरनेम शर्मा है और वो यही बात फोन पे भोपे को बताता है। इसके बाद भोपे के आदमी गुड्डू को बहुत मारने लगते हैं, लेकिन स्वीटी उन गुंडों से लड़ती है। वो गणेश से कहती है कि तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरा बॉस भोपे फोटो के लिए अपनी बहन को बेचने के लिए तैयार है। मुझे उस कमीने बिल्डर के बेटे से शादी नहीं करनी, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन भोपे के आदमी फिर से गुड्डू को पकड़ लेते हैं, लेकिन स्वीटी उन पे अटैक करके गाड़ी पे गुड्डू को लेके वहाँ से भाग जाती है। इधर चार्ली मिखाइल को कोकेन के बारे में बताता है, जिसे सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों चार्ली के घर के पास कोकेन लेने के लिए पहुंचते हैं। जब चार्ली गिटार लेने के लिए घर के अंदर आता है तो दिखता है कि भोपे और उसके आदमी उसके घर में उसका इंतजार कर रहे थे। भोपे चार्ली से कहता है कि हम गुड्डू को ढूंढ रहे हैं, जो मेरी बहन को फुसला के उसे शादी कर रहा है, तो अब तू मुझे बता कि तेरा भाई कहाँ मिलेगा। तो चार्ली भोपे को बताता है कि पता नहीं वो कहाँ है, पिछले 3 सालों से मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। भोपे चार्ली के तोतले होने का मजाक भी उड़ाता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पूरे नशे में दूध मिखाइल आता है और हंगामा खड़ा कर देता है।
चार्ली उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर मिखाइल भूपे के सामने कोकेन के बारे में बात करता है और मिखाइल की बदतमीजी को ना सहन करते हुए भूपे उसे गोली मार के वही मार डालता है और चार्ली को गुड्डू को फोन करने के लिए कहता है। इधर स्वीटी और गुड्डू एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे क्योंकि उनके नेपाल की फ्लाइट थी। तभी रास्ते में दोनों फ्रेश होने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, लेकिन गुड्डू स्वीटी से नाराज था। वो स्वीटी को बताता है कि जब वो 6th स्टैंडर्ड में था तो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। उसे मुझसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसे कहानियां नहीं, मेरे मुंह से अटक अटक के निकली लाइनें गुदगुदाती थी। मैंने तो एक बार उसे अपने नकल करते हुए भी देखा। उस दिन मुझे पता चला कि मैं जबान से नहीं अकल से भी अकला हूँ। दरअसल स्वीटी शुरू से ही गुड्डू के सामने वो भी हकलाती है ऐसा दिखा रही थी, लेकिन भोपे के आदमियों के साथ लड़ाई के दौरान गुड्डू को पता चल जाता है कि स्वीटी तो सिर्फ उसके सामने हकलाने का नाटक कर रही थी। वो स्वीटी से पूछता है कि तुम मेरे साथ ये नाटक क्यों कर रही हो और कितने झूठ बोले हैं तुमने मुझसे। स्वीटी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके हर झूठ की नीयत सच्ची थी और आगे कहती है कि अभी जल्दी चलो यहाँ से, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इस पर गुड्डू उसे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की, पहले तुम्हें ठीक से जान तो लूं। तो स्वीटी उसे कहती है कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरे पेट में बच्चा है तुम्हारा। इस पर गुड्डू उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी नहीं भोपे की बहन हो, और क्या सच में ये बच्चा मेरा ही है। जिसे सुन के स्वीटी बहुत ही दुखी हो जाती है और नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त उसी पेट्रोल पंप पे कुछ पुलिस वाले आते हैं जिनके पास चार्ली के होटल की सिक्योरिटी कैमरास का फोटो था और वो गुड्डू को चार्ली समझकर उसे अरेस्ट करके लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन में लोबो और लेले गुड्डू को बहुत टॉर्चर करते हैं और उसे पूछते हैं कि गिटार कहाँ है। तब गुड्डू उन्हें समझाता है कि आप जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं चार्ली का जुड़वा भाई गुड्डू हूँ। पर वो दोनों तो गुड्डू की बात मानने से इनकार कर देते हैं। स्वीटी भी गुड्डू को छोड़ने के लिए पुलिस स्टेशन में आके हंगामा खड़ा कर देती है, पर पुलिस वाले नहीं मानते। तो स्वीटी गुड्डू को छुड़ाने के लिए पुलिस वालों के पैरों में पड़ जाती है और ये सब गुड्डू अंदर से देख रहा था, जिसे उससे स्वीटी के प्यार का एहसास हो गया। तभी गुड्डू का मोबाइल बजता है जिसपे चार्ली का फोन आया था, लेकिन फोन पे बात करने वाला भूपे था जो चार्ली के मोबाइल से बात कर रहा था। तब जाके लोगों को यकीन होता है कि गुड्डू सच बोल रहा है। और इधर चार्ली भी मिखाइल की मौत की वजह से बहुत दुखी था। अब लोबो और लेले भूपे की गैंग से ट्रेन में चार्ली को गुड्डू और स्वीटी से बदलने का तय करते हैं। इसी बदले के बीच चार्ली अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, पर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। भूपे गुड्डू और स्वीटी को अपने घर ले जाता है और इधर लोबो और लेले चार्ली को ले जाते हैं। यहाँ वो दोनों बंगाली भाई भी अपने भाई मिखाइल को लगातार फोन कर रहे थे और उसकी गैर मौजूदगी से परेशान थे। ड्रग माफिया ताशी लोबो को फिर से फोन करके कोकेन डिलीवरी के बारे में प्रेशर करता है, लेकिन लोबो बारिश का बहाना करके उसे और थोड़ा टाइम मांगता है क्योंकि अब तक चार्ली ने उनको बताया ही नहीं था कि उसने वो कोकेन वाला गिटार कहाँ छुपाया है। लोबो चार्ली को मारने की धमकी देता है, पर चार्ली उसकी धमकियों से नहीं डरता। वो लोबो को कहता है कि मुझे पता है कि तेरी और मेरी जान उस गिटार में बंद है। एक बार वो तुम्हारे हाथ आ गया तो तुम लोग मुझे मारने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगाओगे। बाद में लोबो और लेले चार्ली को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से जा रहे थे। लेले गाड़ी चला रहा था, लेकिन उनकी गाड़ी का टायर एक गड्ढे में फंस जाता है, जिस वजह से लोबो नीचे उतर के गाड़ी के पीछे खड़े होके टायर को गड्ढे से निकालने के लिए लेले को गाइड कर रहा था। साथ ही उसके हाथ में तब गन भी थी। अचानक लेले गाड़ी को जोर से पीछे ले लेता है। गाड़ी का टायर गड्ढे में से निकल जाता है और गाड़ी उसी तेजी से पीछे खड़े लोबो को जाके लगती है और उसके हाथ में जो गन थी वो भी चल जाती है और गोली उसी के पैर में लग जाती है। इसे देख के लेले बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। अब ये सब चार्ली भी गाड़ी में से देख लेता है। वो उन दोनों की मजबूरी का फायदा उठाता है और उस पुलिस की गाड़ी में की पिस्तौल लेके लोबो और लेले को ही बंधक बना लेता है। वो ड्रग माफिया ताशी से गिटार के बदले 10 लाख रुपए मांगता है। ताशी उसे धमकाने की कोशिश करता है, पर चार्ली का इस पर कोई असर नहीं होता। वो ताशी से कहता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं, जिस वजह से ताशी चार्ली की ये शर्त मान लेता है। यहाँ गुड्डू और स्वीटी भूपे के घर में थे। भूपे गुड्डू को समझाता है कि मैं तुम दोनों का प्यार समझता हूँ, लेकिन अगर स्वीटी की शादी किसी दूसरे प्रदेश या जाति में हुई तो मेरी इज्जत तो गई, मेरी इलेक्शन का टिकट भी गया और साथ ही इलेक्शन फंड भी। वो बिल्डर मुझे स्वीटी की शादी उसके बेटे के साथ करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए दे रहा है। ये सुन
के गुड्डू उसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगा, बस तुम स्वीटी की शादी मेरे साथ कर दो। दरअसल गुड्डू को उन पुलिस वालों से पता चल गया था कि चार्ली के पास 10 करोड़ की कोकेन का गिटार है और उसे ये भी पता था कि चार्ली अपना चुराया हुआ सामान कहाँ रखता है। बोबे भी इसके लिए मान जाता है और गुड्डू को अपने आदमियों के साथ चार्ली के घर गिटार लाने के लिए भेजता है। लेकिन उनके वहाँ पहुँचने के बाद बोबे गणेश से फोन पे कहता है कि गिटार मिलते ही गुड्डू को वही मार देना। एक तरफ चार्ली ड्रग माफिया ताशी के साथ उस गिटार के डील कर चुका था और दूसरी तरफ गुड्डू भी बोबे के साथ उसी गिटार के डील कर चुका था। दोनों भाई एक ही वक्त पर वो गिटार केस लेने पहुँचते हैं। पहले तो दोनों भी एक दूसरे को जिंदा देखकर हैरान थे। गुड्डू चार्ली से कहता है कि मुझे गिटार चाहिए स्वीटी को बचाने के लिए, मैं पूरी जिंदगी कमा के तेरा उधार चुकाऊंगा। तो चार्ली उसे कहता है कि मैं तो तेरे लिए मर गया था और अब तुझे मेरे हराम की कमाई चाहिए। इस पर गुड्डू उसे कहता है कि पुराने जख्म को रेतना बंद करो, हमारे पापा की मौत के जिम्मेदार न तुम हो न मैं हूँ, पर अपने जिंदगी के जिम्मेदार हम खुद हैं। आज मुझे जाने दो वरना देर हो जाएगी। ये सुन के चार्ली उसे बहुत मारता है और यहाँ पे दोनों में बहुत हाथापाई होती है। आखिर में चार्ली गुड्डू पर गन तान देता है, लेकिन गुड्डू उसे कहता है कि जिंदगी तुझे दूसरा मौका दे रही है और वो वहाँ से गिटार लेके चला जाता है। चार्ली भी उसे जाने देता है। यहाँ हमें उनके फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है। जब वो दोनों छोटे थे तो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनकी माँ नहीं थी और वो दोनों अपने पिता के साथ बहुत ही खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। उनके पिता रेलवे में गार्ड थे, लेकिन पता नहीं एक दिन क्यों उन्होंने किसी की महंगी गाड़ी चुराई, जिसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करके ले गई। उनके पिता के बेल करवाने के लिए पुलिस वाले उन दोनों से 5,000 रुपए मांगते हैं। तब गुड्डू चार्ली से कहता है कि मेरे पास मेरे स्कॉलरशिप के 3,000 रुपए हैं। तो चार्ली उसे कहता है कि तू पापा का ध्यान रख, मैं 3,000 के 5,000 रुपए लेके आता हूँ। ऐसा कहके वो गुड्डू के स्कॉलरशिप के 3,000 रुपए लेके जुआ खेलता है और जीत के 5,000 रुपए लाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पापा ने जेल में ही सुसाइड कर लिया था। उसी दिन से दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करते थे। इधर जब गुड्डू उस गिटार को लेकर बाहर आता है तो देखता है कि बोबे के सारे आदमियों को किसी ने मार दिया है और मिखाइल की बॉडी भी गायब है। गुड्डू उस गिटार को लेकर सीधा पुलिस हेडक्वार्टर आता है, जिसके बाद पुलिस वाले बोबे को रंगे हाथ पकड़ने के लिए गुड्डू के शर्ट के अंदर ऑडियो रिकॉर्डर फिक्स करके वापस बोबे के पास भेजने की तैयारी करते हैं। इधर चार्ली अपने सपनों के साथ समझौता करके वापस ताशी के पास पहुंचता है। यहाँ बोबे के घर में स्वीटी को पता चल जाता है कि बोबे ने गणेश को गिटार मिलते ही गुड्डू को मार डालने को कहा है, तो वो गन फायर करके उसके घर वालों को डराने लगती है। तभी वहाँ गुड्डू गिटार लेके आता है। पुलिस वाले भी ऑडियो रिकॉर्डर से वहाँ की सभी बातें सुन रहे थे। उसी वक्त ताशी चार्ली को बंधक बना के अपना गिटार लेने बोबे के घर पहुंचता है। ताशी बोबे से कहता है कि गिटार को तो तूने अंदर कर लिया, पर उसे बेचेगा कैसे? घूम फिर के वो गिटार मेरे पास ही आएगा, तो बोलो तुम्हें गिटार के बदले कितने पैसे चाहिए? तो बोबे उसे कहता है कि 10 करोड़। अब पुलिस वालों ने भी बोबे के पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया था, जिन्हें ताशी देख लेता है और गुड्डू के ऊपर गन तान देता है। इसी अफरा तफरी में चार्ली कैसे भी उस गिटार को बोबे के आदमियों से छीन लेता है और उन सबको धमकी देता है कि अगर तुमने गुड्डू और स्वीटी को नहीं छोड़ा तो वो उस गिटार को आग में जला देगा। जिसके बाद वो लोग गुड्डू और स्वीटी को छोड़ देते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसी वक्त वहाँ वो दोनों बंगाली भाई अपने छोटे भाई मिखाइल की लाश को लेके बोबे के घर पहुँचते हैं, उससे बदला लेने के लिए। अब चार्ली मिखाइल की मौत का बदला लेने के लिए उस गिटार में से सारे कोकेन को आग में जला देता है और सब तरफ गोलियां चलने लगती है और अफरा तफरी मच जाती है। इसी अफरा तफरी में ताशी अपने साथ आया हुआ फॉरेन क्लाइंट जो वहाँ मरा पड़ा था, उसके हाथ में से तो बहुत ही कीमती हीरे चुरा लेता है। इधर गुड्डू भी अपने भाई चार्ली को बचाने के लिए वापस वहाँ आता है। बोबे भी उस बंगाली भाइयों में से एक भाई को मार देता है। जब ताशी उन हीरो को चुरा के भाग ही रहा था, तभी वो दूसरा बंगाली भाई ताशी को मार देता है। इस दंगे में बोबे और उसके आदमी, वो बंगाली भाई और ताशी के आदमी भी पुलिस वालों से मारे जाते हैं। इन्हीं दंगों में गुड्डू चार्ली को ढूंढ रहा था और चार्ली गुड्डू को। तभी चार्ली ताशी जो कि मरा पड़ा था, उसके हाथ में वो 2 कीमती हीरे देख लेता है और वो उन हीरो को उठाने ही वाला था। तभी ताशी के साथ आया हुआ वो फॉरेनर चार्ली को गोली मार देता है, जिससे चार्ली जख्मी हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि स्वीटी को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और चार्ली ने फाइनली अपना सपना पूरा कर लिया था। उसने अपने दोस्त मिखाइल के नाम पे रेस कोर्स में अपनी सट्टेबाजी की एक विंडो खोल दी और साथ ही वो सोफिया नाम की एक लड़की से सगाई कर लेता है।
जिसे वो हमेशा अपने सपने में देखता था। दरअसल चार्ली ने उस दिन ताशी के हाथ से वो 2 कीमती हीरे चुरा लिए थे, जिससे उसने अपने सारे सपनों को पूरा किया। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।